सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। ये कोई चैनल नहीं, परिवार है, नेवरी परिवार। और इस नेवरी परिवार में स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट और दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, अपने जैसा कि आपको पहले सूचना मिल गई टेलीग्राम के माध्यम से, अपन आज का टॉपिक लेके चल रहे हैं प्रधानमंत्री। थंबनेल में आपको दिखाई दे भी रहा है। प्रधानमंत्री की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो क्या है, संविधान में प्रधानमंत्री से संबंधित बातें हैं वो क्या है, प्रधानमंत्री हैं वो कौन कौन रहे तब से लेके अब तक, इनका अलग से वीडियो लेके आएंगे अपन। आज केवल और केवल हमें प्रधानमंत्री मुद्दे को समझना है कि प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, कार्यकाल होता है कि नहीं होता है, वो सारी बातें अपन देखेंगे। प्रधानमंत्री के काम क्या होते हैं, इन सभी बातों के ऊपर करें अपन चर्चा, और चर्चा को करते हैं शुरू। मैंने मित्रों यहां लिखा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की चूंकि आज अपन बात कर रहे हैं संवैधानिक व्यवस्था की, और देखो मैं थान बताऊं सीधी सीधी बात, मैं दो चीज लिखूं, एक तो लिखूं प्रधानमंत्री और एक लिखूं राष्ट्रपति। ठीक है गुरुजी, ठीक है। और आज दोनों में एक एक अपने देसी उदाहरण लिखूंगा। राष्ट्रपति जठे भी शब्द आवे को मतलब पापा है, प्रधानमंत्री जठे भी आवे का मतलब के मम्मी है, आके मां है, ए के है पापा है। ठीक गुरुजी, ए मां है आ बापू है। ठीक है, या पापा मम्मी नहीं याद रखे तो बापू मां याद रख लो, तो जी करे नहीं बे याद कर सको थे, है और पापा है आके आ मां है। ठीक गुरुजी, प्रधानमंत्री मां है, राष्ट्रपति के पापा है, याद रेसी। अब देखो प्रधानमंत्री है, इससे संबंधित क्या बातें देखिएगा मित्रों, मैं यहां बताऊंगा आपको। यानी अपन यूं कह सकते हैं अपने पास दो आएंगे, एक तो आता कार्यपालिका, एक शब्द सुना होगा आपने, कार्यपालिका शब्द आता है। वैसे तीनों ही शब्द हैं, छोटी छोटी मैं चर्चा कर लूं। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, और एक होता है मित्रों न्यायपालिका। विधायिका का मतलब क्या, कानून बनाने वाली, विधि बनाने वाली संस्था। और विधि बनाने का काम कौन करता है भाई साहब, संसद करती है। और संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा प्लस में राज्यसभा, और साथ में कौन, राष्ट्रपति। इनको मिला के क्या बनती है, संसद बनती है। ये कानून बनाने का काम करते हैं, विधि बनाने का काम करते हैं। लेकिन भाई साहब इस विधि को कार्य रूप में लाने का काम कौन करता है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका में दो चीजें, क्या क्या दो चीजें याद रखेंगे, पूरी की पूरी मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद है उसका मुखिया कौन है, पीएम, और दूसरा कौन, राष्ट्रपति। और उसके बाद न्यायपालिका के दोनों ही संस्थाएं कहीं अनुचित काम तो नहीं कर रही हैं, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए कौन सा, न्यायपालिका। ये कानून बनाएगा, ये कानूनों की क्रियान्विति करेगा, और ये करेगा न्याय। तीन संस्थाएं, सीधा सीधा आप समझिए। ठीक है, अब मित्रों होता क्या है ना कि कार्यपालिका में दो चीजें आ गई मोटी मोटी निकल के। क्या निकल के आई भाई साहब, अपन यूं कह सकते हैं कार्यपालिका में दो बातें निकल के आई। एक तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और साथ में उनकी मंत्री परिषद, और एक याद रखिएगा मित्रों राष्ट्रपति। ये दोनों चीजें आ गई ना, तो यहां आपको समझ लेनी है एक बात, क्या कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में राष्ट्रपति के पास कौन सी है, नाम मात्र की कार्यपालिका का जो मुखिया है वो कौन है, राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया कौन है, तो याद रखेंगे मित्रों वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया है प्रधानमंत्री। गुरुजी के यहां सेम चीज है, नाम मात्र की कार्यपालिका पापा और वास्तविक कार्यपालिका मम्मी। कया गुरुजी भाई नाम किसका चलता है, पापा का। नाम पापा कोई चाला नहीं, पापा तो नाम मात्र की कार्यपालिका है। जाए सुना दुकान पर 2 किलो चीनी लिया, दुकान वालों के पूछे बेटा तेरे पापा को क्या नाम है, मेरे पापा को दूढ़ा राम।
ऐसे कहता है ना वो, बच्चा अपनी माँ का नहीं बताता, जबकि सामान मंगवा कौन रहा है, मम्मी मंगवा रही है। यानी वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसमें नहीं थे, मम्मी में, जबकि नाम किसका चल रहा है, पापा का। ये तो नाम मात्र का है। यानी मैं यहां एक बात और लिख सकता हूं मित्रों, ये जो है ये तो देश का कैसा मुखिया है, संवैधानिक मुखिया है। कैसा है, संवैधानिक मुखिया है। जबकि मित्रों बात करें जो राजनीतिक मुखिया है वो कौन है, वो प्रधानमंत्री। यानी समाज ने अपने, अब आपनो समाज मुखिया किन माने, पापा ने माने। पापा नहीं माना नहीं कि को बेटा भाई राधे श्याम को, क्यों, मम्मी को नाम कौन ले, नहीं कौन ले। लेकिन समाज में मुखिया तो पापा है, लेकिन कोई का जानो है गीत में, बुलावा में, तुलावा में तो कौन जाए, मम्मी। चालाकी की मम्मी की। तो याद रखना है राजनीतिक है वो मुखिया कौन है, मम्मी, और संवैधानिक मुखिया कौन है, पापा। नाम मात्र का कौन है, पापा, और वास्तविक कौन है, मम्मी। होगी बात, होगी। अब समझो ये कॉन्सेप्ट ने लास्ट ताण चलानो अपन गुरुजी है कि हाँ। अब भाई साहब अपना संविधान में अनुच्छेद आता है 74, और 74 अनुच्छेद क्या कहता है, 74 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया, जिसका प्रधान या मुखिया या हेड, जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आप यूं समझ लो इस बात को सीधे सीधे शब्दों में, क्या समझना है, सीधी सीधी बात में ही समझनी है। मंत्री परिषद तो आपा बाण भाई सारा, और मंत्री परिषद को मुखियो गुण है अपनी मम्मी। सलाह किन देनी है, पापा ने। यानी पापा को सलाह देने के लिए बच्चों सहित एक फौज होगी, और उस फौज का मुखिया कौन होगी, मम्मी होगी। याद रही। यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। गुरुजी आ बात तो याद रहेगी। दूसरी क्या याद रखनी है, अब मूल रूप से मित्रों अपने संविधान में यही बात थी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है, और इसका मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। लेकिन इंदिरा जी आई, अब इंदिरा जी आएगी तो अपनी चलाएंगी। याद रखो इंदिरा जी के काल में एक संशोधन हुआ था, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन, जिसे कहा जा सकता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, विवादों वाला संशोधन। संशोधन अलग से लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो 42वें संशोधन में एक बात कह दी, क्या कह दी, 42वें संशोधन में मैंने यहां शब्द लिखा है सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। 42वें संशोधन में क्या कहा, राष्ट्रपति परामर्श के लिए, परामर्श मानने के लिए, परामर्श मानने के लिए क्या है, बाध्य है। मम्मी ने और बच्चों ने कह दिया, सुनते हो कल घर में बड़ा एलईडी आ जाना चाहिए, तो पापा को वो सलाह माननी ही पड़ेगी। अब पापा कौन सा कुआं में पड़ गया, पापा ने तो वो काम करना ही पड़सी। अब बात कौन लागू करी, 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय, वहां पे बात हो गई। चलो इंदिरा गांधी जी ने तो अपनी चला ली, लेकिन आगे मोरारजी देसाई की सरकार आई, काम करो कैसा आई, प्रधानमंत्री हो देसाई है। तो 44वां संविधान संशोधन ये 76 में हुआ था, 42वां तो 44वां 78 में हो गया। इसमें देसाई जी ने एक काम कर दिया, छोटी सी रियायत दे दी कि राष्ट्रपति परामर्श को
एक बार पुनर्विचार के लिए, याद रखना है, यानी राष्ट्रपति परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सिर्फ कितनी बार? एक बार। भी विचार कर लो यार, पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था। 42वें संशोधन में क्या किया गया कि राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है, पापा ने मरा दिया। लेकिन बाद में मोरारजी देसाई है, पापा की तो सोच नहीं लगी। मोरारजी देसाई ने कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा काम, आप ऐसे कर लो कि पापा को सलाह दो, लेकिन पापा के पास एक अधिकार है कि वो एक बार पुनर्विचार करके लौटा दें। बच्चों ने, मम्मी ने मिलकर प्रस्ताव रख दिया कि घर के अंदर एक नई गाड़ी लेके आएंगे, ब्रिजा गाड़ी ले रहा नहीं। अब साहब टाबरा की मां प्रस्ताव रख दियो, पापा उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? एक बार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यार बेटा रुक जाओ, अगले 2-3 महीनों में थोड़ा बजट बन जाए तभी ले आएंगे। एक बार ही लौटा सकते हैं, दूसरी बार कह दिया ने सुनता नहीं। मैंने क्या कहा था गाड़ी लेके आनी है, अब लिया मैं तो क्यों रोड़ा करे, फिर लिया से रोड़ा ना करे। ऐसी सुनते हो? बोले क्या? फ्रिज लेके आना है, वो तो ऊपर से खुलने वाला नीचे से खुलने वाला। बोलो लाएंगे मतलब पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। दूसरी बार कह दिया ना तो लाना ही पड़ेगा, अब तो भले मर्जी कहीं से लेके आ, हमें कोई मतलब नहीं, लेके आ। यानी एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है 44वां संविधान। एक मजे की बात और, इस परामर्श को कहीं भी ओपन नहीं किया जाएगा, यानी इस परामर्श के लिए किसी भी प्रकार से न्यायालय वगैरह में कोई वाद विवाद की स्थितियां ही नहीं होंगी, मामला ही नहीं जाएगा, कोई पूछ ही नहीं सकता, पूर्णतः गोपनीय है। वे पापा है, मम्मी पापा को क्या सलाह दे रही है सभी को थोड़ी बताओगे, परिवार वालों को। मम्मी बोले मर्जी, समझ गए, दुख दे, ठीक है, तो भी पापा को बताना नहीं है। पड़ोस में जाके मेरी मम्मी ने मेरे पापा को पीटा ना, बिल्कुल ही कौन बताना। तो परामर्श है दिया जाएगा, लेकिन परामर्श क्या रहेगा? गोपनीय। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है भाई साहब? 74 कहता है। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर चला आगे। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, याद रहे तो, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। 42वें संशोधन में बात कही गई कि राष्ट्रपति है परामर्श मानने के लिए बाध्य है, लेकिन 44वें संशोधन में कहा कि बाध्य नहीं है, वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये बात ऐसे कैसे बनी रहेगी, तभी आप समझोगे। ठीक बात। अब उसके बाद बात आ जाती है भाई साहब अनुच्छेद 75 में। 75 में नंबर 1 बात क्या? नंबर 1 बात आएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो मुझे आप ये बताइए, पहले तो ये शब्द है ना, ये भी आपको अच्छे ढंग से स्पष्ट कर लेना है। एक होता है नियुक्त, एक होता है मनोनीत, एक होता है निर्वाचित। तो याद रखना, प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन आ सकते हैं आपके सामने कि भारत का प्रधानमंत्री होता है नंबर 1 निर्वाचित, नंबर 2 नियुक्त, नंबर 3 मनोनीत, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या आएगा? नियुक्त होता है। निर्वाचन तो हुआ था, लेकिन वो किसके लिए हुआ था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हुआ था, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य के लिए हुआ हो और चाहे वो लोकसभा के सदस्य के लिए हुआ हो। भाई मोदी जी प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के लिए थोड़ी चुनाव हुआ था, चुनाव तो लोकसभा सदस्यों के लिए हुआ था, चुनाव तो राज्यसभा सदस्यों के लिए होता है। यानी मैं यूं कहूं, क्या प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति। मित्रों इस प्रश्न पे गौर कर लेना है, आ सकता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चलो गुरु जी ठीक बात है। अब मने बताओ मम्मी की नियुक्ति कौन करे? बताओ, पापा ही करे नहीं भाई। मम्मी की नियुक्ति कौन करे? पापा। तो लिख दो पापा। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति महोदय। ठीक बात। अब नियुक्ति के साथ साथ में मामला सुलझाई दूं पूरे, शपथ कौन दिलवाएंगे?
भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, पापा करेंगे मम्मी की नियुक्ति, तो शपथ भी पापा ही दिलवाएंगे। शपथ भी कौन दिलवाएंगे? पापा। कल को मान लो मम्मी है वो त्याग पत्र देना चाहिए, मम्मी आ जाए मम्मी के विचार में कि त्याग पत्र देना है, तो मम्मी त्याग पत्र भी किसको देगी? पापा को ही देगी। मम्मी है वो त्याग पत्र भी किसको देगी? पापा को ही देगी। यानी याद रखना है मित्रों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, शपथ भी राष्ट्रपति, और त्याग पत्र भी कौन? राष्ट्रपति ही लेगा। याद रखना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शपथ राष्ट्रपति, त्याग पत्र राष्ट्रपति। मम्मी है इसको शपथ कौन दिलवाएंगे? पापा। मम्मी की नियुक्ति पापा करेंगे, और मम्मी से त्याग पत्र भी कौन लेंगे? पापा। याद हो गए? हो गया गुरु जी, हो गया। तो याद करिए, कोने तो शेयर कर दो वीडियो, ठीक है? थारो एक एक शेयर, एक एक लाइक, एक एक कमेंट मन बहुत ज्यादा एनर्जी दे। और क्लास में देखो नहीं, अब लाइव तो कमेंट कर रहे होते, लेकिन लाइव कमेंट के बाद में वीडियो के नीचे जाके और बैठे भी कमेंट करा करो, और थन टाइम पर सूचना मिलवो करे। एक लिए थे टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करो, और टेलीग्राम चैनल को लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए है, तो जरूर जार बैठे है टेलीग्राम है बिन ज्वाइन करो, ताकि हर क्लास की हर सूचना अपने जो भी यूट्यूब क्लास की है बेथन भी टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टाइम पर मिलती रहे, ठीक है? मैं की बात करी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ कौन? राष्ट्रपति, त्याग पत्र कौन? राष्ट्रपति। ठीक बात होगी, बात होगी। अगली बात, गुरुजी नियुक्ति तो कर दी, मान गए बात, इसका स्क्रीनशॉट ले साथ साथ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? भाई राष्ट्रपति ने, अनुच्छेद 75 में ये बात, ठीक है। अब नियुक्ति तो कर दी भाई साहब, लेकिन अगली बात ये आती है कि नियुक्ति किसकी करेंगे? नियुक्ति किसकी? यानी प्रश्न चिन्ह बन गया। नियुक्ति तो कर दी, लेकिन नियुक्ति करेंगे किसकी? देखो भाई, आपने कहा नियुक्ति कर दी, लेकिन नियुक्ति करेंगे किसकी? नंबर एक बात, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की। यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति है, वो कौन करते हैं? वो करते हैं भाई साहब कौन? तो याद रखना, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति है। ये किसके रूप में? ये नियुक्ति पीएम के रूप में की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। यूं मान के चलो, सारे रिश्तेदार हैं वो बहुमत में हो, तब जाके पापा है वो किसकी नियुक्ति करते हैं? मम्मी की नियुक्ति करते हैं, याद रखो, ठीक है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति की जाती है, ठीक बात गुरुजी, की जाती है। मान लेते हैं, अब मैंने क्या कहा? माना। मान लो, ये गणित हो गई यहां पे, मान लो बहुमत प्राप्त दल नहीं है। अब क्या होगा? मान लेते हैं कि बहुमत प्राप्त दल है, ये नहीं है, है ही नहीं कोई दल बहुमत प्राप्त, तो क्या होगा? तब मित्रों गौर करेंगे, तब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? तब राष्ट्रपति महोदय सबसे बड़े दल और गठबंधन अगर कोई बन रहा है, गठबंधन को क्या करेंगे? न्योता देंगे, भाई आ जाओ आप बना लो सरकार, और उनमें से अगर कोई आता है उसकी नियुक्ति कर देंगे। गुरुजी आप ये बताइए कि क्या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता है उसकी नियुक्ति कर दी? कर दी। अगर नहीं है तो क्या हुआ? तो भाई साहब सबसे बड़े दल के या गठबंधन के नेता को न्योता देंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं, तो राष्ट्रपति भाई घर का करे को नहीं, सगाई ब्याह हुए को नहीं है, मम्मी की नियुक्ति घटाओ है, तो पापा आपका विवेक से निर्णय ले सके। यानी व्यक्ति, राष्ट्रपति अपने विवेक से, किससे? इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है ना, राष्ट्रपति, और इनको बार बार दोहराना आपको तभी याद होंगे, राष्ट्रपति अपने विवेक से
किसी भी व्यक्ति को जो योग्यता रखता हो इसकी, है ना, किसी भी व्यक्ति को पीएम नियुक्त कर सकता है, लेकिन उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को 6 माह में लोकसभा में क्या करना पड़ेगा, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। समझिएगा, पापा है वो मम्मी ले आया अपनी इच्छा से, अपने विवेक से, राष्ट्रपति ने विवेक से बना दिया पीएम। अब उस मम्मी को क्या करना पड़ेगा, परिवार में 6 महीने में अपना विश्वास जमाना पड़ेगा। यानी पीएम की बाई कंडीशन है 6 महीने में लोकसभा में क्या करना पड़ेगा, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। ऐसा हुआ है क्या गुरुजी? हुआ है भाई साहब। याद करना, जब अपन पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, तो भाई साहब पहले प्रधानमंत्री कौन पढ़े थे अपन ने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की होगी मृत्यु तो कार्यवाहक बना दिया गुलजारीलाल नंदा को। पढ़ेंगे प्रधानमंत्रियों का क्रम ट्रिक के माध्यम से, शानदार। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा, फिर आगे आपके लाल बहादुर शास्त्री पद पर रहते मृत्यु, फिर गुलजारीलाल नंदा। अब आगे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी की 1977 के चुनाव में यार, अब कौन बने? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व, बहुमत तो था नहीं उस समय, गठबंधन की बनी सरकार। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बन गई और भाई साहब 2 साल चली और 28 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दे दिया। बोले मेरे कौन पार पड़ा, मैं कौन चला सकूं, सिर को भाई जी घर ही कौन चले, सरकार चाली करे कौन चाली, गिर गई। अब केंद्र राष्ट्रपति थे उस समय नीलम संजीव रेड्डी। अब नीलम संजीव रेड्डी ने क्या किया, भाई दोनों स्थितियां नहीं है ना, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति को पीएम बना देंगे। तो नीलम संजीव रेड्डी ने इस स्थिति में, जैसे कर रहा हूं मैं, जैसे इस स्थिति में चौधरी चरण सिंह को पीएम बना दिया। कब की बातें थी? 28 जुलाई 1979। अब कितने महीने में विश्वास मत हासिल करना, पीएम में और डिटेल से पढ़ेंगे अपन जब पीएम की लिस्ट पढ़ेंगे। 6 महीने में 28 जुलाई में यहां लिख दूं, 28 जुलाई 1979 से 6 महीने कब होंगे? 28 जनवरी 1980। और भाई साहब निकले तेज। इनको पता था कि विश्वास मत हासिल नहीं होगा, और नहीं होगा ना तो इन्होंने 14 जनवरी 1980 को क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। किसने? चौधरी चरण सिंह ने। बोले बाहर में जाए दुनियादारी, अपन तो बन गए प्रधानमंत्री, पढ़ेंगे आगे आने वाले पढ़ी रहे अपन। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में एक बात चलती है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। सामने करवा मतलब है थोड़ी छाती खोलो राजा सामने उतरे ना, सामने करने का मतलब है कि विश्वास मत हासिल करना होता है। क्या हासिल करना होता है? विश्वास मत। और ऐसा नहीं हो पाया, त्याग पत्र दे दिए। इसलिए बात है, इसलिए प्रश्न बनता है, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया वो कौन? तो याद रखेंगे वो चौधरी चरण सिंह। उसके बाद गुरुजी मान लेते हैं प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, ये पहली कंडीशन। ये ऐसा तो होता ही हर बार ही होता है। दूसरी कंडीशन ये, सबसे बड़े दल को, जैसे कि सबसे बड़े दल को, गठबंधन के नेता को, जैसे मोरारजी देसाई की सरकार बनी गठबंधन की, ठीक है बन गई। तीसरी कंडीशन ये होती है अगर ये दोनों नहीं हो तो, ऐसी कंडीशन में कि चौधरी चरण सिंह को नियुक्त कर दिया। अब चौथी कंडीशन क्या बनेगी? अकस्मात किसी पीएम की मृत्यु हो जाए, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की भी हुई थी। लेकिन जब तक लोकसभा में नेता नहीं चुना गया था तब तक के लिए कार्यवाहक रूप में वरिष्ठ मंत्री गुलजारीलाल नंदा को बना दिया। ऐसा ही वाकया हुआ लाल बहादुर शास्त्री के समय, फिर बना दिया। लेकिन जब मित्रों इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है 1984 में, उस समय ज्ञानी जेल सिंह जी थे अपने राष्ट्रपति। उन्होंने उस कार्यवाहक पीएम की परंपरा को तोड़ा, तुरंत प्रभाव से राजीव गांधी जी को क्या बना दिया? पीएम बना दिया। अब राजीव गांधी को पीएम बनाया। उस समय जो राजीव गांधी जी की सरकार थी, मतलब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के संसदीय दल ने राजीव गांधी जी को अपना नेता चुन लिया और वो पीएम बन गए। उनको विश्वास मत हासिल।
ऐसी स्थितियां बनती हैं। यानी पीएम की नियुक्ति किस व्यक्ति को पीएम बनाएंगे? जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा और सबसे बड़े दल गठबंधन। ऐसा नियुक्त राष्ट्रपति विवेक लगाएगा। ऐसा विवेक लगाया क्या कहीं? बिल्कुल लगाया। 6 महीने में लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना, जैसे चौधरी चरण सिंह। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं ना। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, तो भाई साहब ये हो गई अपने किसकी? पीएम की नियुक्ति के बारे में बात। अनुच्छेद 75 ही चल रहा है अभी अपना, ठीक है। पीएम की नियुक्ति होगी, किस व्यक्ति को पीएम बनाया जाएगा ये भी अपन ने देख लिया। ठीक बात गुरुजी, देख लिया। यानी अपन ने पीएम की नियुक्ति की बात कर ली। अब सुनो, पीएम की सलाह से मंत्री परिषद, बोले तो मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है, विस्तार से चर्चा करेंगे। मंत्री परिषद में ही मंत्रिमंडल होता है। भाई 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री है ना, उनका जो समूह वो मंत्रिमंडल कहलाता है। और सभी प्रकार के मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री वगैरह, सब वो सारे मिला के मंत्री परिषद। तो पीएम की सलाह से मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की नियुक्ति है, ये भी भाई साहब कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब मैंने एक बात लिखी है यहां पे, क्या मैंने ये बात लिखी है कि पीएम की सलाह से यानी प्रधानमंत्री सलाह देगा, तब जाके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? तब जाके मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। अब उसके बाद में एक प्रश्न बनता है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है गुरुजी? अच्छा, वही प्रश्न है कि मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों को शपथ और मंत्रियों का त्याग पत्र। मैं आपको यूं कहूं, प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही है। प्रधानमंत्री भी क्या एक मंत्री है, लेकिन वो प्रधान है सब में। तो प्रधानमंत्री के बारे में कथन कहा जाता है, मार्ले ने कथन कहा था, वो समान पद वालों में प्रथम है। समान पद, मंत्री 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 मंत्री, और समान पद वालों में प्रथम कौन है? प्रधानमंत्री। मार्ले ने कहा था ऐसा। ये नॉर्मल एग्जाम में नहीं, सब्जेक्ट के एग्जाम में आ सकता है ऐसा, लेकिन सामान्य विद्वान का नाम ना देके सीधा आ सकता है कि समान पद वालों में निम्न में से प्रथम है। प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, उपराष्ट्रपति, जो मर्जी आए, समान पद वालों में प्रथम कौन है? प्रधानमंत्री। तभी तो प्रधानमंत्री है। राज्य की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो याद रखेंगे, नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र सब कौन? राष्ट्रपति। ठीक बात। अब गुरुजी अगर अपन योग्यता की बात करें, क्या योग्यता होनी चाहिए? नंबर 1 योग्यता, किसी भी सदन का सदस्य हो। मैंने लिखा है किसी भी सदन का सदस्य हो। बोले तो 2 हाउस है अपने, एक राज्यसभा और मित्रों दूसरा कौन सा? लोकसभा। यानी चाहे लोकसभा का सदस्य हो और चाहे राज्यसभा का सदस्य, दोनों में से एक सदन का वो सदस्य होना चाहिए। तब उसे क्या बना देंगे? मंत्री बना देंगे। और मंत्री बनने का मतलब प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि गुरुजी अगर ऐसा नहीं हो तो बनाया जा सकता है। पीएम भी बनाया जा सकता है और मंत्री भी बनाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी, मिनिस्टर भी। लेकिन मित्रों अगर ऐसा नहीं हो तो मंत्री बनने के 6 माह तक किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। यानी मान लेते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री, मंत्री, जो मर्जी, दोनों एक ही शर्त चलेगी। किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया कि जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का, फिर क्या किया जाएगा? 6 महीने तक उसकी छूट है। 6 महीने तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मित्रों 6 महीने के अंदर अंदर
उसे चाहे वो लोकसभा की सदस्यता ले और चाहे वो राज्यसभा की सदस्यता ले, उसे ऐसा करना पड़ेगा। फिर आपके मन में प्रश्न बनेगा, गुरुजी क्या पीएम है वो लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी? मित्रों में लाइन बोल रहा हूं, उस पर गौर करना। पीएम जो होगा वो लोकसभा में, सुनना मेरी बात, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। अब वो नेता राज्यसभा का मेंबर भी हो सकता है। भाई लोकसभा में मान लो फला पार्टी को बहुमत प्राप्त है और वो पार्टी अपने राज्यसभा में से किसी मेंबर को उठा के लाके प्रधानमंत्री बना दे भाई, क्या दिक्कत आ रही? जैसे 1966 में जब इंदिरा गांधी जी बनी थी देश की पीएम, पहली महिला पीएम, तब वो पहली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी बनी थी। उस समय वो लोकसभा की मेंबर नहीं थी, उस समय वो कहां की मेंबर थी? राज्यसभा की। चूंकि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त था, उनको क्या बना दिए? पीएम बना दिए। ऐसा ही होता है आगे जाके एचडी देवगौड़ा के समय। एचडी देवगौड़ा भी राज्यसभा के मेंबर ही थे। ऐसा ही होता है हमारे मनमोहन सिंह जी के समय। मनमोहन सिंह जी 10 साल तक पीएम बन के चले गए। वो असम से राज्यसभा मेंबर थे ना? अरे हाँ कि नहीं थे ना? इसका मतलब राज्यसभा का हो भले मर्जी लोकसभा का हो, सदस्य दोनों में से किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन लग गई, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? ठीक बात। आगे गुरुजी बात, अगर दोनों में से किसी का भी नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी भी एक सदन का सदस्य हो, ये शर्त जरूरी है। पीएम की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति शपथ त्याग पत्र राष्ट्रपति, किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मंत्री बनने के 6 माह तक वो किसी भी एक सदन का सदस्य बन सकता है। ठीक बात। अब मैं आपसे पूछूं, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी? अब एक सदन यानी कोई सा भी ले सकते हैं। लोकसभा ले लो, राज्यसभा की योग्यता तो उच्च है, राज्यसभा में जाने के लिए तो 30 साल चाहिए, लोकसभा के लिए 25 है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु न्यूनतम है। भाई 25 वर्ष की आयु न्यूनतम लोकसभा मेंबर बनने के लिए। अब जो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर हो सकता है, लोकसभा का सदस्य हो सकता है, वो प्रधानमंत्री तो हो सकता है। यानी आयु का अगर मुद्दा आएगा तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। अधिकतम की मैंने कहा यहां कोई लिमिट नहीं है, मरते दम तक बनो। न्यूनतम की लिमिट है 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष, याद रखेंगे। अब मित्रों एक प्रश्न आ जाता है, क्या गुरुजी लोकसभा में वोटिंग हो रही है, मान लो अपन बिल वगैरह की आगे बात करेंगे, पॉलिटिकल में जितना घुसते चला जाओ उतना कम। अगर मान लेते हैं वोटिंग हो रही है और मनमोहन सिंह जी हैं वो प्रधानमंत्री थे, 10 साल थी, क्या वो लोकसभा में वोटिंग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर है। भले मर्जी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो वोटिंग उसी सदन में करेंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये बात होगी पीएम की सलाह से मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक बात। अब मित्रों बात आती है कार्यकाल की, कि कार्यकाल कितना, पीएम का कार्यकाल कितना होगा? लोकसभा में सामान्य रूप से 5 वर्ष की होती है लोकसभा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक। उसके बाद में आता है मंत्रियों का कार्यकाल कितना है। यह कार्यकाल याद रखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। प्रसाद का मतलब कृपा, यानी राष्ट्रपति की कृपा जब तक बनी रहे तब तक। चूंकि राष्ट्रपति तो नाम मात्र का है, इसलिए हकीकत में तो कृपा किसकी चाहिए? प्रधानमंत्री की चाहिए। किसकी चाहिए? प्रधानमंत्री की। तो याद रखेंगे मित्रों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक क्या रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक मंत्रियों का कार्यकाल रहेगा। अब सुनना, एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मंत्रिपरिषद, इस मंत्रिपरिषद में कौन कौन है? पीएम,
प्लस में मंत्री। ठीक है, ठीक। स्थिति नंबर 1, पीएम की मृत्यु या त्यागपत्र, कि पीएम की मृत्यु होगी या पीएम महोदय ने त्यागपत्र दे दिया, तब क्या होगा? संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। पीएम की मृत्यु हो जाए, भले मर्जी पीएम त्यागपत्र दे दे, संपूर्ण मंत्री परिषद क्या होगी? भंग, और दोबारा से दूसरी मंत्री परिषद बनेगी। दूसरी बात, नंबर 2 स्थिति क्या बन जाए? किसी मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र, किसी भी मंत्री की मृत्यु हो जाए या कोई मंत्री त्यागपत्र दे दे, तब क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इस स्थिति को हम कह सकते हैं पद रिक्तता, और पद रिक्तता की स्थिति को पीएम जो है ना वो भर सकते हैं। पीएम चाहे किसी दूसरे व्यक्ति को मंत्री बना देंगे, भाई मंत्री की मृत्यु होगी, मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, पीएम आएंगे और पीएम दूसरे व्यक्ति के मंत्री की सिफारिश करेंगे, वो व्यक्ति मंत्री बन जाए। लेकिन अगर पीएम की मृत्यु हो जाती है, पीएम त्यागपत्र दे देता, तो संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी मित्रों? भंग हो जाएगी। आगे बात समझ में? पीएम की मृत्यु या त्यागपत्र पर संपूर्ण मंत्री परिषद भंग, जबकि मंत्री की मृत्यु और त्यागपत्र पर पद रिक्तता की स्थिति बनेगी, और उस पद रिक्तता की स्थिति के अंदर पीएम है वो आपका दूसरा पद भर देंगे, दूसरे व्यक्ति को मंत्री बनाने की सिफारिश कर देंगे। ठीक बात गुरु जी, ठीक है? आई बात समझ में? आ रही है ना समझ में बात? यानी अब अगली बात आती है भाई साहब, अनुच्छेद 75 चल रहा है, अनुच्छेद, हाँ कार्यकाल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि गुरुजी अनुच्छेद 75 में 3 आता है कि मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये किसके प्रति है? ये प्रश्न आ जाए तो बहुत बार आता है प्रश्न, तो मित्रों लोकसभा के प्रति। आप कहेंगे गुरुजी लोकसभा के प्रति क्यों? तो भाई साहब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति ही तो क्या है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति ही तो प्रधानमंत्री है, इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व है लोकसभा। मतलब क्या इसका? इसका मतलब ये है मंत्री परिषद, यानी मैं यहां लिख दूं एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्री परिषद भंग। अगर एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए ना कि हमें नहीं चाहिए अविश्वास, विश्वास प्रस्ताव अपन जब संसद पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, निंदा प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, काम रोको प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, आदि आदि बात करें। तो एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मित्रों संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास और संपूर्ण मंत्री परिषद भंग। चलो ठीक बात है गुरुजी, होगी। अब दूसरी बात सुनना, मैंने क्या कहा? एक मंत्री है, यानी मैं यूं लिख दूं सभी मंत्री एकमत होने चाहिए। अगर कोई एक मंत्री है उसकी बात को दूसरा मंत्री नहीं मानता, उसके खिलाफ वोटिंग करता है, तो भी ये स्थिति बनेगी। यानी सभी मंत्री एकमत होने चाहिए, ये सामूहिक है। अगर सभी मंत्री एकमत नहीं है और वो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, तब भी कैसी स्थिति बनेगी? उसे भी सामूहिक उत्तरदायित्व, और वहां भी मंत्री परिषद भंग होने की स्थिति बन सकती है। ठीक बात है? तो ये आ गया 75(3). ठीक बात गुरुजी। उसके बाद में मित्रों इस 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व आ गए। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? याद रखना, लोकसभा के प्रति। अब बात आती है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व।
अब देखो, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब किसके प्रसाद पर्यंतक है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में किसके प्रति देखा जाता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चाहे वो व्यक्ति क्या बनता है? मंत्री बनता है। ठीक है, ठीक है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, 74 में केवल एक बात है कि मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? पीएम होगा। क्या काम करने के लिए होगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। 75 में नियुक्ति वगैरह, शपथ वगैरह सारी बात। अब एक बात और कि वो जो प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्री शपथ कितनी लेते हैं? 2 शपथ लेते हैं, एक पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ। पद की शपथ में भारतीय संविधान में सच्ची निष्ठा रखूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो। गोपनीयता की शपथ है कि मेरे पास जो पद है उस संबंधित समस्त सूचनाएं जब तक वो किसी मंत्री या किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति के लिए सही नहीं है या उसको बताना जरूरी है, उसके अलावा मैं किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये सूचनाएं प्रेषित नहीं करूंगा। वो होता है गोपनीयता। यानी कौन सा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में क्या काम चल रहा है, आम व्यक्ति को नहीं पता होता। ठीक है, ये गोपनीयता है। पद की शपथ गोपनीयता की। प्रश्न आ सकता है कि अपने मंत्री कितनी शपथ लेते हैं? पहला ऑप्शन पद की शपथ, दूसरा ऑप्शन गोपनीयता की शपथ, तीसरा ऑप्शन दोनों, पद में गोपनीयता, चौथा कोई नहीं। तो पद की नहीं, पद के साथ गोपनीयता की शपथ भी ये लोग लेते हैं। तो याद रखेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। 76, 77 में कोई खास बात नहीं है। अब आ जाओ 78। 76 में तो महान्यायवादी अलग से पढ़ना अपने को, 77 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा कुछ विधि निर्माण की बात है। अब आता 78। 78 ये कहता है कि इधर से तो राष्ट्रपति, इधर से मंत्री परिषद, इन दोनों के बीच यानी बच्चों के बीच में और पापा के बीच में जो कड़ी का काम करता है वो कौन करता है? मम्मी। याद रखना है, यानी राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच संवाद कड़ी का काम, संवाद कड़ी का कार्य ये मित्रों किसका रहेगा? पीएम का रहेगा। यानी मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं कि मंत्री परिषद क्या कर रही है उन सभी कार्यों से राष्ट्रपति को सूचित करवाना, और राष्ट्रपति महोदय क्या कहना चाह रहे हैं उन सभी बातों से मंत्री परिषद को सूचित करवाना। राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्री परिषद के मुद्दों को अपने पास बुला सकता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में संवाद कड़ी की जो भूमिका है वो कौन निभाते हैं? पीएम निभाते हैं। यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो किसमें? 78 में। याद रखना, प्रश्न आ सकता है क्या? राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री इन दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? तो याद रखेंगे मित्रों, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आपके प्रधानमंत्री की। सो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बीच में प्रधानमंत्री की। तो ये प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है। अब मित्रों ज्यादा हो जाएगी क्या लंबी क्लास? 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है ना? तो ये अपनी क्लास थी, थोड़ी और कर लेते हैं 2-4 मिनट बातें। ठीक है, हाँ जी। अब मित्रों ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही, 5-4 मिनट और लूंगा मैं आपके। तो ये हो गया भाई साहब राष्ट्रपति मंत्री परिषद के बीच संवाद कड़ी का काम, प्रधानमंत्री, अनुच्छेद कौन सा? 78। अब नेक्स्ट बात आती है साथियों कि अपने जो प्रधानमंत्री हैं इनके कार्य क्या है, यानी मैं यूं कहूं प्रधानमंत्री के कार्य। नंबर 1, मंत्री परिषद संबंधी। मंत्री परिषद संबंधी क्या क्या कार्य हो सकते हैं? नंबर 1 मैंने कहा नियुक्ति हेतु परामर्श। किसे देंगे परामर्श भाई साहब? राष्ट्रपति को देंगे। नंबर 2 याद रखेंगे मंत्रालय विभाजन, यानी कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, कौन सा मंत्रालय होगा, ये बात भी यही करेंगे। नंबर 3 बात, यानी मंत्री परिषद की जितनी भी बैठकें होंगी, बैठकों की अध्यक्षता ये कौन करेंगे? ये भी यही करेंगे। सभी जो मंत्री हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का काम भी कौन करेंगे? यही करेंगे। किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांगना है, त्यागपत्र मांगना, और वो मंत्री कहे मैं तो त्यागपत्र नहीं दूंगा,
तब उसकी बर्खास्तगी के लिए किसको कहना? राष्ट्रपति महोदय को कहना। याद रखेगा। यानी मंत्री से त्यागपत्र मांगना, त्यागपत्र नहीं दे तो बर्खास्तगी के लिए किससे कहना? अपने राष्ट्रपति महोदय से कहना। ये थी बातें मंत्री परिषद संबंधित। ठीक बात गुरुजी। नियुक्ति हेतु परामर्श देना, मंत्रालय विभाजन करना, बैठकों की अध्यक्षता करना और सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना। अब मित्रों बात आती है कि राष्ट्रपति संबंधी क्या कार्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री के? ये तो मंत्री परिषद संबंधी है। अगर राष्ट्रपति संबंधित में बात करूं, अभी मैंने कहा था नंबर 1 संवाद की कड़ी, नंबर 1 संवाद की कड़ी, और नंबर 2 मित्रों प्रधानमंत्री क्या करता है? जैसे केग है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक है, जैसे महान्यायवादी है, जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचक मंडल है, जैसे वित्त आयोग है, आदि आदि। इनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं, इनकी नियुक्ति की जो सिफारिश है ये भी राष्ट्रपति से कौन करता है? पीए भी करता है। राष्ट्रपति संबंधित काम हो गए। ठीक है, याद रखेंगे कि गए महान्यायवादी, यूपीएससी, निर्वाचक मंडल, वित्त आयोग आदि आदि संबंधित जो संस्तुति है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। नंबर 3 गुरुजी, संसद संबंधित क्या काम होते हैं? संसद का सत्र आहूत कराना, सत्र आहूत करवाने की सलाह। अब सत्र आहूत तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। उसके बाद संसद के सत्र का सत्रावसान, प्रश्न आ सकता है मित्रों। लोकसभा का लोकसभा राज्यसभा जो भी, संसद का सत्र आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष करता है लोकसभा के मामले में, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का अध्यक्ष स्थगित करना वो अध्यक्ष का काम है, उधर सभापति का काम है। लेकिन सत्र को आहूत करना, बुलाना नया सत्र और उसका अवसान करना, ये दोनों काम कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन मुख्य भूमिका किसकी? प्रधानमंत्री की। ठीक बात। उसके बाद में सरकार की नीतियों को सभा पटल पर रखना, ये भी किसका काम है? इन्हीं का काम है। उसके बाद में मित्रों याद रखेंगे इनका काम क्या है? ये क्या है? यानी सरकार की जो नीतियां होंगी उनको सभा पटल पर रखेंगे। ये संसद के संबंध में लोकसभा क्या विघटन है उसकी सिफारिश भी करवा सकते हैं। अन्य कार्यों में जैसे नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके संबंध में जो भी काम करना होता है यही करते हैं। उसके अलावा नीति आयोग के पदेन जो अध्यक्ष होते हैं यही होते हैं। उसके अलावा मित्रों जैसे विदेश नीति का निर्धारण करना होता है यही करते हैं। अपने सरकार के मुख्य प्रवक्ता की जो भूमिका में होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा देश में जब आपदा की बात आती है तो आपदा प्रबंधन करने का काम कौन करते हैं? यही करता है। सेना के जो राजनीतिक जो आपके मुखिया होते हैं वो भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। काफी लंबी होगी क्लास, धीरे धीरे चीजें समझते हैं तो टाइम लगता है। तो अगली क्लास के अंदर मैं लेके आऊंगा आपके लिए प्रधानमंत्री हैं वो कौन कौन से बने, उन सभी के बारे में। फिर अगली क्लास मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल की लेके आएंगे। कैसे लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।